अपने अपने घरों से वो दोनों काफी दूर आ चुके थे। पुरानी दिल्ली स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 कुछ 2 बजे दिखा रहा था। पकड़े या किसी के देखे जाने के डर से वो दोनों 2-3 ट्रेन पकड़ के बरेली से अलीगढ़ और फिर वहां से पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उतरे थे। ठंड अपने जोरों पर थी। सुजाता ने ठंड की परवाह ना किए हुए अपनी शॉल से अपने बाएं हाथ निकाला और रवि के बाजू को पकड़ लिया। उसका हाथ मानो ठंड से ठिठुर रहा था, जो रवि के ब्राउन कोट पे पड़ी सिलवटों से जा मिला। उसके बाद अपना थका सर उसके कंधे पर बेफिक्री से रखकर बोली, मम्मी पापा मान तो जाएंगे ना? रवि ने उसके हाथ को बेहद जरूरी गर्माहट देकर बोला, क्यों नहीं मानेंगे? वो हमें जरूर अपनाएंगे। रवि की ये बातें सुनकर सुजाता उसके और करीब आ गई। मानो उसे लगा हो कि वो कितना ठीक सोचती थी रवि के बारे में। इतना ठीक कि जो लड़की अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करती थी, आज वो मोहल्ले की उन लड़कियों में से थी जो बदनाम कहलाई जाती थी। अगली रात ट्रेन ने उन्हें मुंबई के स्टेशन पर उतार दिया। दोनों काफी थक चुके थे। आखिर ये उनकी चौथी ट्रेन थी। रवि ने स्टेशन से निकलकर सुजाता की तरफ देखकर बोला, चाय पियोगी? सुजाता ने बड़ी मासूमियत भरी एक उदासी लेकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। दोनों पास की लगी एक चाय की टपरी पर गए और चाय पीने लगे। हालांकि मुंबई में इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सुजाता ठिठुर सी रही थी। शायद ये उसका डर था आगे आने वाले समय के लिए। उसकी इसी सोच को तोड़ते हुए रवि बोला, क्या सोच रही हो? सुजाता थोड़ी झेपी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, लेके कहाँ जा रहे हैं हमें मिस्टर? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में कभी कभी सरप्राइजेस भी होने चाहिए। दोनों के चाय पीने के बाद रवि ने टैक्सी पकड़ी और दोनों उसमें जाकर बैठ गए। सुजाता पहली बार मुंबई आई थी, पर यहाँ की भाग दौड़ देखकर वो जितना घबरा रही थी, उतना ही वो रवि के हाथों को कस कर पकड़ कर बैठी थी। मुंबई के ट्रैफिक में चींटी की तरह चल चल के उनकी ट्रैफिक भी किसी तरह स्टेशन से निकली तो सुजाता उस जमाने को देख टैक्सी में ही सो गई। करीब 1 या 2 घंटे बाद सुजाता की आंखें खुली तो एक लाल रंग के 0 वॉट के बल्ब की रोशनी उसकी आंखों में दाखिल हुई। उसने अपने आप को एक छोटे से सीलन भरे कमरे में पाया और वहां जैस्मीन के इत्र की इतनी तेज खुशबू आ रही थी जो किसी भी नाजुक नाक वाले के तुरंत सर में दर्द कर दे। पलंग कमरे में एक ही था और दरवाजा बंद। बाहर से लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी, पर उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये उसे टैक्सी में बैठे उस ट्रैफिक की पीपी जैसा लग रहा था। वो उठी और कमरे की इकलौती खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने वहां गली में भीड़ भाड़ के बीच रवि को देखा और वो किसी औरत से बात कर रहा था। वो उसे आवाज लगाने ही वाली थी कि कुछ देर बाद उसने देखा कि वो औरत उसे अपने ब्लाउज से कुछ पैसे निकाल कर रवि को दे रही है।
सुजाता कुछ समझ ना पाई और अभी नोट गिनता हुआ आगे की तरफ बढ़ दिया और गली के शोरगुल में कहीं गायब हो गया। सुजाता ने उसे बुलाना चाहा, पर उसकी आवाज उसके अंदर ही मर गई। तभी पीछे से कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी उसमें लड़खड़ाता हुआ दाखिल हुआ। उसके पीछे वही औरत कमरे में दाखिल हुई और बोली, ए लड़की, साहब को शिकायत का मौका ना मिले। सुजाता की सांसें मानो बिल्कुल अटक सी गई थी। उसकी आंखों के सामने बस अंधेरा अपना रंग भर रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसी खिड़की से नीचे छलांग लगा दी और जमीन पर गिरते ही अपना दम तोड़ दिया। अगले दिन उसकी लाश की बेहद धुंधली तस्वीर अखबार के एक कोने में आई और उस पर लिखा था, लावारिस लाश।